आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 2 फरवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान का बहुत बड़ा फैसला, बदल दी अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन, अब डिफेंस नहीं अटैक की करेगा तैयारी। यमन के हुथीज ने दी बड़ी वार्निंग, कहा अगर ईरान पर हमला हुआ तो जंग सरहदें तोड़ देगी। और गजा का रफा बॉर्डर लगभग 2 साल बाद खुला, राहत आई मगर खुली जेल बन गई सरहद। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें इससे कहीं ज्यादा होंगी। शुरुआत करते हैं शो की। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ने सीधा ऐलान कर दिया है कि 12 दिन की जंग के बाद मुल्क ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन बदल दी है और अब ईरान ऑफेंसिव मिलिट्री डॉक्ट्रिन पर काम करेगा। मतलब कि ईरान अब तक अपने डिफेंस पर काम कर रहा था, लेकिन अब दुश्मन पर अटैक करने की तैयारी पर काम करेगा। उसी हिसाब से हथियार बनाए जाएंगे। डिफेंस बहुत हो गया। ईरान ने अमेरिका के साथ साथ उसका साथ देने वालों के लिए भी वार्निंग जारी कर दी है और ये वार्निंग 2 फरवरी 2026 को जारी हुई है। पता चलता है कि माहौल अब भी टाइट है। मोसावी का कहना है कि अगर अमेरिका ने दोबारा कोई नई हरकत की तो रीजन में मौजूद अमेरिकी फौजें और उनके अलायंस पार्टनर्स सीधे बड़े खतरे में आ जाएंगे। ये सिर्फ धमकी नहीं है बल्कि एक खुला सिग्नल है दोस्तों। अगली भिड़ंत हुई तो ईरान इंतजार नहीं करेगा बल्कि पहल खुद भी कर सकता है, एक प्रीएम्प्टिव अटैक के जरिए। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब बैकडोर निगोसिएशन की खबरें भी चल रही हैं और अंकारा में मुमकिना मीटिंग की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जमीन पर मिलिट्री की जुबान पहले से ज्यादा सख्त होती जा रही है। एक तरफ डिप्लोमेसी की बात हो रही है, दूसरी तरफ खुलेआम ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन का ऐलान हो रहा है। यानी दोनों पार्टियां, अमेरिका हो या ईरान, एक ही वक्त में बातचीत और टकराव की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं। ईरान भी कहीं से कमजोर नहीं दिखना चाहता। वो कहता है कि तुम हमला करोगे, ठीक है कर लो और फिर नतीजे देखो। दोस्तों, डॉक्ट्रिन बदलना महज बयान नहीं होता, ये आने वाले प्लान का इशारा होता है। इसका मतलब यह है कि रीजन में मौजूद हर अमरीकी बेस, हर वॉरशिप और हर एयर असेट अब पोटेंशियल टारगेट की लिस्ट में समझा जाएगा। ईरान साफ बता रहा है कि अगली जंग अगर हुई तो वो सिर्फ बचाव नहीं करेगा अपना, बल्कि मैदान फैला देगा जंग का। अब असली सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी आखिरी लम्हे में ब्रेक लगा पाएगी या रीजन रफ्ता रफ्ता उस मोड़ की तरफ बढ़ रहा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग बन सकती है। बढ़ते आगे, हुथीस ने ईरान पर हमले के खिलाफ एक बड़ी वार्निंग दे डाली है और इस खबर से सनसनी मच गई है। यमन की हुकूमत चला रही अंसरुल्लाह तहरीक यानी हुथीस ने साफ वार्निंग दे दी है कि ईरान पर कोई भी हमला सिर्फ एक मुल्क की जंग नहीं रहेगा, बल्कि वो जंग सरहदों से बाहर फैल जाएगी, सरहदों को तोड़ देगी। इट मीन्स कि एक रीजनल वॉर। अंसरुल्लाह तहरीक के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर मोहम्मद अल फरहा ने ये कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर मिलिट्री अटैक किया तो उसके असर से कई मुल्क बच नहीं पाएंगे। बात सिर्फ इसराइल की नहीं है और मुल्कों की भी हो रही है। अल फरहा ने कहा कि ईरान या यमन के खिलाफ किसी भी एग्रेशन की फितरत ही ऐसी है कि वो किसी एक जियोग्राफिकल एरिया तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि उसके नतीजे सरहदें तोड़कर सबको छूते हैं। ये बयान दोस्तों ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन फिर उरूज पर है और ईरान के आसपास रीजनल समंदर में अमेरिकी वॉरशिप्स की आमद के बाद जंग की बातें तेज हो गई हैं। हाँ, ये प्रेशर बढ़ाकर बातचीत के रास्ते हल निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अंसरुल्लाह मूवमेंट का ये मैसेज दरअसल सीधा इशारा है कि अगर टकराव शुरू हुआ तो यमन खुद को उससे अलग नहीं रख पाएगा और जंग का दायरा उम्मीद से ज़्यादा कहीं बड़ा हो सकता है। दोस्तों, यमन की ये वार्निंग रीजनल वॉर का खाका दिखाती है। ईरान पर हमला सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं रहेगा, बल्कि पूरा अलायंस सिस्टम एक्टिव हो सकता है। रेड सी से लेकर गल्फ तक हर समंदरी रास्ता, हर मिलिट्री बेस अचानक फ्रंट लाइन यानी मोर्चा बन सकता है। सवाल अब ये नहीं है दोस्तों कि टकराव होगा या नहीं। सवाल यह है कि अगर एक चिंगारी गिरी तो क्या कोई ताकत उसे फैलने से रोक पाएगी। सोचिए, यमन कहाँ है, ईरान कहाँ है। दोनों के पास समंदर के 2 सबसे संकरे रास्ते हैं जहां से दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। रेड सी में समंदर के पास
बाब अल मंदब वाला जो रास्ता है वो स्वेज कैनाल की तरफ जाता है, जहां यूरोप से सारा सामान और यूरोप को सारा सामान जाता है। और गल्फ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, वहां से दुनिया का कितना फीसदी तेल और गैस जाता है, उससे कितने मुल्क एक ही दिन में औंधे मुंह गिर पड़ेंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और सबसे ज़्यादा घाटा गल्फ स्टेट्स को, अरब मुल्कों को होगा। तो फिलहाल ईरान और यमन की ये जो साझेदारी है और एक दूसरे के लिए जंग लड़ने की जो बात है, ये ख़तरनाक है दुनिया की इकनॉमी के एतबार से। अब खबर गज़ा से। गज़ा की रफ़ा क्रॉसिंग 2 साल की तबाही और घुटन के बाद आखिरकार ऑफिशियली दोबारा खुली गई। गज़ा के लोगों के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन क्रॉसिंग का ये खुलना भी ऐसा है जैसे किसी खुली जेल का गेट थोड़ी देर के लिए खोल दिया गया हो। मिस्र की सरकारी मीडिया के मुताबिक आज से ऑपरेशन शुरू हुआ है, जहां शुरू में करीब 50 लोग गज़ा से बाहर जाएंगे और 50 लोग ही वापस गज़ा में दाखिल होंगे। अल काहिरा न्यूज़ ने बताया कि फ़लस्तीनी लोगों का पहला छोटा ग्रुप क्रॉसिंग पर पहुंच भी चुका है। रफ़ा का फ़लस्तीनी हिस्सा इतवार को ट्रायल बेसिस पर चला था, वो भी 1.5 साल से ज़्यादा पूरी तरह बंद रहने के बाद, जब इसराइली पाबंदियों ने इस रास्ते को लगभग सील कर दिया था। इसराइली मीडिया कह रहा है कि करीब 150 मरीज़ और उनके साथ जाने वाले लोग इलाज के लिए मिस्र निकलेंगे, जबकि गज़ा के हेल्थ ऑफिसर्स का अंदाज़ा है कि लगभग 22,000 मरीज़ इस क्रॉसिंग के पूरी तरह खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्हें बेहद सख्त ज़रूरत है अच्छे इलाज की, जो गज़ा में नहीं मिल सकता। सोशल मीडिया पर घूम रही एक तस्वीर जिसे कोगैट ने जारी किया है, जो इसराइल की एजेंसी है, उस क्रॉसिंग की हकीकत दिखा रही है। तस्वीर ऊंची लोहे की बाड़, ऊपर कंटीले तार और बीच में एक तंग सा संकरा सा रास्ता जो सीधे बंद गेट पर जाकर रुकता है। मंजर ऐसा जैसे इंसानों के लिए नहीं, किसी पिंजरे के लिए बनाया गया हो ये रास्ता। लोगों को अंदर बाहर जाने की इजाज़त होगी, लेकिन सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और इसराइली मिलिट्री चेक पॉइंट से गुजरकर यह भी इलाका एक ओपन जेल बना दिया गया है। यही गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों की हकीकत है, यही ज़िंदगी है। दोस्तों, रफ़ा का खुलना राहत की खबर ज़रूर है, मगर ये पूरी आज़ादी नहीं, कंट्रोल्ड सांस लेने की इजाज़त है। हज़ारों बीमार लोग लाइन में खड़े हैं और हर दिन की देरी उनके लिए जान का सवाल है। ये क्रॉसिंग अब सिर्फ बॉर्डर नहीं रही, ये गज़ा की हालत का सिंबल बन चुकी है, जहां हर रास्ता खुलता भी है तो आधा, और हर उम्मीद तारों के पीछे खड़ी रहती है। तारे, कंटीले तारे। सवाल ये है कि क्या ये टेम्पररी खुलना सरहद का सच में इंसानी राहत की तरफ बढ़ाया गया कोई कदम है, या सिर्फ प्रेशर कम करने की एक मैनेज्ड तस्वीर है, वो प्रेशर जो लगातार इसराइल की तरफ या इसराइल के ऊपर पड़ रहा था। फिलहाल तो मेरी नज़र में एक थोड़ी सी राहत है। कुछ लोग तो इलाज के लिए जा पाएंगे, कुछ लोग जो गज़ा से बाहर फंसे हुए थे, गज़ा आने को बेताब थे, वो अपनों से मिलने आ पाएंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, कुछ बहुत ही इमोशनल सी तस्वीरें गज़ा से आने वाली हैं। वो लोग जो आएंगे, जो गज़ा से शायद जंग से पहले बाहर थे या शुरुआत में चले गए थे, जब वो लौटेंगे और गज़ा को देखेंगे तो क्या पाएंगे? जब वो पता करेंगे और देखेंगे मेरे मोहल्ले में कोई बचा, तो पता चलेगा मोहल्ला ही नहीं बचा। तो क्या कैफियत होगी, उनके चेहरों के तासुरात क्या होंगे, वो हम और आप शायद समझ भी नहीं सकते। कुछ खबरें हम यहाँ से ले लेते हैं। इसराइल का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बड़ा इंतहा पसंद है, बड़ा नफरती है, बेज़लेर स्मोट्रिच, उसने कहा है कि आने वाले दिनों में हमास को 2 महीने की एक डेडलाइन दी जाएगी ताकि वो पूरी तरीके से अपने हथियार रख दे, सरेंडर कर दे। अगर हमास ने अपने हथियार हैंड ओवर नहीं किए तो हम अपने तरीके से एक्शन लेंगे। और इसराइल का तरीका क्या है? अमेरिका से बम लेना, फिर उसे अमेरिका से ख़रीदे जहाज़ों से गिरा देना और गज़ा को तबाह कर देना। तो ये एक वार्निंग जारी कर दी गई है। एक पाकिस्तान से खबर है, पाकिस्तानी फोर्सेस ने 145 बलूचिस्तान के जो फाइटर्स होते हैं, बलूच के जो कहना चाहिए अलग अलग तहरीक हैं, मिलिशिया भी हैं, उनमें से 145 लोगों को मार दिया है। ये अल जज़ीरा की हेडलाइन है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि परसों रात जो है वो कई इलाकों में, कई थानों पर हमला हुआ था और बलूच आर्मी का नाम आया था उसमें। तो पाकिस्तान की आर्मी ने उसका बदला लिया है और एक बड़ा क्रैकडाउन किया है, जिसमें 145 फाइटर्स के मारे जाने की खबर सामने आई है।
ایک ہیڈ لائن یہ ہے کہ یوکرین کی ڈرون سٹرائکس لگاتار جاری ہیں، رشیا کی بھی جاری ہیں۔ فی الحال جو تازہ یوکرینین ڈرون سٹرائک ہوئی ہے وہ سرحد کے قریب کے علاقوں پر ہوئی ہے رشیا کے، اور وہاں پر اس سٹرائک میں 2 لوگ مارے گئے ہیں۔ جب بھی رشیا اور یوکرین کی جنگ میں آپ 2 لوگ، 8 لوگ، 9 لوگ مارے گئے ہیں، یہ خبر پڑھیں تو آپ سمجھ لیجئے ایک بہت بڑی فگر ہے، اور اس فگر کو لے کر فکر ویسٹ کی بڑھ جاتی ہے اگر یوکرین کے لوگ مارے جائیں۔ لیکن جب تک روز 50، 60، 100 لوگ غزہ میں مارے جا رہے تھے تب یہ کوئی فکر کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ مارنے والے کا نام اسرائیل تھا۔ خیر، بڑھتے ہیں سر آگے۔ ایک خبر چل رہی ہے، اس پر ابھی یقین مت کریے گا، میں کچھ خبریں آپ کو ایسی بھی بتاؤں گا جن پر یقین نہیں کرنا ہے۔ چائنا پلس نام سے ایکس ہینڈل ہے، بڑے فالوورز ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ ایران سے کچھ بڑا کنسیشن مانگ رہا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ کچھ ٹرکش آفیشلز نے ایران سے اس کا انرچڈ یورینیم جو کہ اپروکسیمیٹلی 440 کلو کے قریب ہے، جو 60% کے قریب انرچڈ بتایا جاتا ہے، وہ کہا ہے کہ آپ ٹرانسفر کر دیجئے ترکی پورا کا پورا اپنا یورینیم 440، اور آپ کی ڈیل ہو جائے گی along with the گارنٹیز کے ساتھ۔ یہ کہا ہے کہ اپنا یورینیم ترکی کو ٹرانسفر کر دیجئے، اور جو ہم مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے اور امریکہ کے بیچ، نیوکلیئر ٹینشنز کو ایز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ کا یورینیم بھی سیو رہے گا اور آپ کے اوپر حملہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چائنا پلس نے ہاریٹس جو اسرائیل کا ایک بڑا اخبار ہے اس کے حوالے سے خبر لکھی، حالانکہ میں نے اسے ڈھونڈا تو مجھے اس طریقے سے ملی نہیں۔ تو ابھی میں کہتا ہوں اگر یہ خبر آپ کہیں سنیں تو بس یقین مت کیجیے گا۔ بہت لوگوں نے پچھلے ایک ہفتے میں 3 بار پرمانو بم کا ٹیسٹ کروا دیا ایران میں۔ تو ایسے جھوٹے مکاروں کے خبروں سے تھوڑا ہوشیار رہیے اور بیدار رہیے۔ ایسی دکانوں پر بار بار مت چڑھیے، کیونکہ پھر آپ یہی سن کر اپنی یہی سوچ بنا لیں گے بھولے بھالے لوگ، اور پھر کسی چوراہے پر بیٹھ کر کسی سے ارے ٹیسٹ کر لیا ہے، ارے ہم نے دیکھا ہے۔ یوٹیوب کے کسی بھی نیوز چینل پر دکھنے والی ہر چیز سچ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عادل خان بھی کبھی آپ کو جھوٹ بتائے جہاں آپ کو شبہ ہو، کیونکہ نیوکلیئر ٹیسٹ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ یا گھٹنا ہو جاتی ہے، تو آپ اسے کراس چیک تو کریے جا کر۔ عادل خان کوئی ایسی چیز آپ کو بتاتا ہے جو آپ کو لگے یار یہ نہیں ہو سکتا، اسے چیک کریے، اور اگر وہ جھوٹ ہے کبھی عادل خان کا اور آزاد بول انڈیا کا ویڈیو مت دیکھیے۔ میں خود کہتا ہوں کبھی مت دیکھیے، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے سچ بولنا۔ اگر ہم سچے نہیں ہیں ہم ایمان والے نہیں ہیں، اور بغیر ایمان والے ہی روز جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایک تو چوری پہ چل رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ Any US action against Iran would be coordinated with Israel. حقبی سے اسرائیل میں جو امریکہ کا ایمبیسڈر بیٹھتا ہے اس کا نام ہے مائک حقبی، اس نے یہ کہا ہے کہ ایران کے خلاف جو بھی ایکشن ہوگا وہ اسرائیل کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہوگا، یعنی اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر کریں گے۔ یہ بندہ بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ لنڈسے گرام اور یہ مائک حقبی ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد 2 لوگ ہیں جو بہت زیادہ اوپنلی بہت سخت بولتے ہیں، اور خاص طور سے ایران کے خلاف بھی، فلسطین کے خلاف بھی۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اکیلے نہیں کرے گا، امریکہ اسرائیل کو ساتھ ضرور لے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑی چیز ہے۔ ایک خبر ایسی ہے جو ایران کے حلقوں سے مجھے ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہی، لیکن دنیا کے بڑے اخباروں نے اسے ہیڈ لائن بنا لیا، اسرائیل نے بھی، اور یقین مانیے اس پر تھوڑا سا یقین ہو رہا ہے۔ آفٹر US وارننگ، امریکہ کی وارننگ کے بعد ایران نے کہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہورموز میں لائیو فائرنگ نہیں کریں گے۔ IRGC سے کہا تھا کہ تھوڑا صبر رکھو، کوئی لائیو فائرنگ والی ڈرل جو کرنی ہے جس میں اصلی گولہ بارود چلانا ہے اسٹریٹ آف ہورموز میں، وہ مت کرو۔ IRGC کے اوپر دہشت گرد تنظیم کا ٹیگ لگ گیا ہے، امریکہ نے دھمکی دی۔ ہو سکتا ہے کہ اب ایکسرسائز نہیں ہو رہی ہو، کیونکہ اس کے ہونے کی کوئی تصویر سامنے اب نہیں آ رہی ہے، تو نہ ہو رہی ہو اس لیے کیونکہ امریکہ چاہے تو ان پر یا کوئی اور حملہ کر دے کہ یہ تو دہشت گرد تنظیم ہے، پورے میری ٹائم ٹریڈ روٹ کو جو ہے یہ خطرے میں ڈال رہے تھے لائیو فائرنگ کے تھرو، تو ہم نے ان پر حملہ کر دیا۔ لہٰذا ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے جب تک یہ معاملہ سلجھتا نہیں، IRGC نے اپنی اس جو ڈرل ہے اسے ملتوی کر دیا ہو۔ دیکھو العربیہ نے بھی لکھا ہے، ایران آفیشل سیز IRGC has no plan to hold military exercises in Gulf۔ کیا IRGC نے کہا ہے کہ ہم کوئی ملٹری ایکسرسائزز گلف میں نہیں کر رہے ہیں، ایران کے آفیشلز نے یہ جانکاری دی ہے۔ رات ہی سیریا میں ڈروز کمیونٹی اور
सीरिया की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच फिर से अल मंसूरा इलाके में, जो वेस्टर्न सवेदा में आता है, वहाँ पर जो है गोलाबारी तेज़ हो गई और रात से सुबह तक ये फायरिंग होती रही थी। लेकिन इसमें एंगल इसराइल का यह आता है कि रूस कम्युनिटी के लिए हो सकता है कि फिर से कुछ स्ट्राइक्स बेंजामिन नेतन्याहू सीरिया के ऊपर कर दें। कुछ खबरें थी, साफ गोई से आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ आप तक आसानी से पहुँच गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।